जेनसन हुआंग LSI लॉजिक में थे। जेनसन हुआंग नए सपने के मुख्य चालक थे और उन्हें ही CEO बनाया गया था। और आज ताइवान से एमिग्रेट के रूप में अमेरिका आए जेनसन हुआंग ने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धियों को बेदम बनाती है। जेनसन खुद कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, लेकिन कौन यकीन करेगा कि IT में आखिरी क्रांति यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन राज करने वाली ये कंपनी कभी इसी वजह से उभरने की भी तैयारी में थी। 2022 में आते ही धमाल मचाने वाले ChatGPT के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गूंज हम तक पहुंचाने वाली OpenAI कंपनी ने ChatGPT को एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स पर काम करने वाले कंप्यूटर्स पर बनाया है। इसलिए AI आधारित विकास पर काम करने वाली सभी कंपनियां धड़ाधड़ एनवीडिया की चिप्स खरीदने के लिए दौड़ पड़ी हैं। लेकिन टॉयलेट साफ करते हुए और पढ़ाई के साथ साथ वेटर के रूप में बर्तन साफ करते हुए हुआंग ने कैसे प्रगति की? 1993 में जब विंडोज 95 की होम PC क्रांति का तूफान अभी नहीं आया था, तब हुआंग को भविष्य के संकेत दिखाई देने लगे थे। हुआंग को लगा कि जब कंप्यूटर हर घर में आएंगे तो लोग केवल गणनाएं करने के बजाय इसका मनोरंजन के लिए भी उपयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वीडियो गेम्स की ओर रुख किया। रीवा के बाद एनवीडिया की किस्मत चमक उठी। फिर 1999 में IPO आया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म Xbox का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। जैसी स्पेस एजेंसी से लेकर Audi, टोयोटा, टेस्ला जैसी कार कंपनियां भी एनवीडिया की चिप्स ग्राफिक कार्ड का उपयोग करने लगी। फोर्ब्स ने 2007 में कंपनी ऑफ द ईयर घोषित किया। हम कहते हैं कि हमारे भाव रातों रात नहीं बढ़े, 30 साल की तपस्या के बाद यह शिखर मिला है। मैं $0 बिलियन ड्रीम में विश्वास करता हूँ। ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जिसका कोई प्रतियोगी ही ना हो, लेकिन इसलिए उसके कोई ग्राहक भी नहीं होंगे। तुम्हें जोखिम लेकर उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हारा फंडामेंटल विजन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्टीव बॉलमर का जन्म 24 मार्च 1956 में डिट्रॉइट मिशिगन में हुआ था। अपने फ्री टाइम में उन्होंने स्कूल न्यूज़पेपर में काम किया, इसी के साथ साथ मैनेजर भी बने हार्डवर्क क्रिम्सन फुटबॉल टीम के। मगर जो सबसे ज़रूरी पार्ट था वो ये था कि वो एक यंग इंसान जिसका नाम बिल गेट्स है उनके दोस्त बने। उस समय बिल गेट्स ड्रॉप आउट लेने वाले थे और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाले थे। स्टीव ने अपनी पढ़ाई की एक्सेलेंस को ग्रेजुएटिंग मैग्ना कम लाउडे में 1977 में पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद स्टीव को एक सॉलिड जॉब मिली प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रॉक्टर एंड गैम्बल। माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया 11 जून 1980 को, जिसकी वजह से स्टीव 30वें एम्प्लॉय बने माइक्रोसॉफ्ट में, जहां पे उन्हें $50,000 पर ईयर की सैलरी मिली, जो कि आज होते हैं $1,63,000। भी अगर कभी अपना स्टेक नहीं बेचते तो उनकी वर्थ $160 बिलियन होती है आज। अगर स्टीव कोई भी अपना शेयर नहीं बेचते तो आज वो बिल गेट्स से ज़्यादा शेयर्स होते उनके पास। वो अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को आईफोन यूज़ करने नहीं देते। वॉरेन बफेट 5,780 अरब रुपयों का मालिक है और इस मकाम तक आखिर कैसे पहुंचा? वो कौन सा फार्मूला था? इस फार्मूले ने ना सिर्फ वॉरेन बफेट की जिंदगी बदली, बल्कि जिसने भी इस फार्मूले को इस्तेमाल किया आज उसकी जिंदगी बदल चुकी है। इस सीक्रेट फार्मूले को दी बफेट फार्मूला भी कहा जाता है। और कुछ महीने वॉरेन बफेट ने इस एक ही बार्बर शॉप से कमाया और फिर सोचा कि क्यों ना पूरे शहर में बार्बर शॉप में ये पिन बॉल गेम रख दी जाए। जो बिजनेस इसने $25 से शुरू किया था, अब वो बिजनेस उसने $1,500 में बेच दिया। उस जमाने में $1,500 एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वॉरेन बफेट को स्टॉक्स खरीदने में बहुत दिलचस्पी थी, लिहाजा 12 साल की उम्र तक उसने जो भी कमाया था स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। 14 साल की उम्र में आजकल जो तालिब इल्म अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है, उस उम्र में वॉरेन बफेट ने एक ज़मीन भी खरीद ली थी। फिर ऐसे कई आइडियाज़ वॉरेन बफेट के दिमाग में आते रहे और वो इनको अमली शक्ल देता रहा। वो स्टॉक्स और बिजनेस में अपना पैसा लगाता रहा और अपनी दौलत में इजाफा करता चला गया। आज वॉरेन बफेट दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स में शुमार होता है। सर्गी ब्रिन का जन्म 21 अगस्त 1973 को मॉस्को में हुआ। ब्रिन ने 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ सोवियत यूनियन से अमेरिका आए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ब्रिन की मुलाकात लैरी पेज से हुई। वो भी उस वक्त कंप्यूटर साइंस में PhD कर रहे थे। दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और दोनों बहुत सारा वक्त साथ में गुजारने लगे। ये दोनों ने मिलकर वेब रिसर्च इंजन बनाया। ये प्रोग्राम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। उन्होंने मेन्यू पार्क के करीब अपने दोस्त सोजकन वोजकी के गैराज में 4 सितंबर 1998 को वेब रिसर्च इंजन को मजीद बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया। ब्रिन ने मई 2007 में बायोटेक तजर्बाकार और बिजनेस वूमेन एना वोजकी के साथ शादी कर ली। 2008 के आखिर में इनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और 2011 में इनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि आखिर खबरें आने लगी कि ब्रिन और इनकी पत्नी अलग अलग रह रही हैं। 2013 में ये ऐलान किया गया कि गूगल ग्लास की मार्केट डायरेक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ब्रिन और इनकी पत्नी अलग हो गई हैं। 2015 में ब्रिन और वोजकी की तलाक ने इस खबर को हकीकत की शक्ल दे दी। ब्रिन अपने बच्चों के बहुत ज्यादा करीब हैं और इनकी कोशिश होती है कि ये अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। दोस्तों, लैरी पेज का पूरा नाम लॉरेंस लैरी पेज है।
इनका जन्म 26 मार्च 1973 को अमेरिका के मिशिगन शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। लैरी पेज के पिता का नाम कार्ल विक्टर पेज और मां का नाम ग्लोरिया पेज था। लैरी पेज के माता पिता दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे और इसी वजह से आमतौर पर उनके घर में कंप्यूटर साइंस की मैगजीन बिखरी हुई रहती थी और इसी इन्वायरमेंट में पले बड़े होने की वजह से लैरी पेज को बचपन से ही कंप्यूटर में काफी रुचि हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की और इसके बाद लैरी पेज ने पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ उनकी मुलाकात हुई गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन से। यहाँ दोनों ने पीएचडी में अपना विषय वर्ल्ड वाइड वेब को चुना। दोस्तों, उस वक्त इंटरनेट के नाम पर सिर्फ 2 ही सर्च इंजन मौजूद थे, एक याहू और दूसरा एक्साइट, लेकिन इन दोनों पर किसी जानकारी को ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था और फिर भी जानकारी सही से नहीं मिल पाती थी। और आखिरकार सितंबर 1996 में उन्होंने ऐसा एल्गोरिथम बना दिया जिसमें बहुत सारी खूबियां थी जो एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को एक इमेज के रूप में उस प्रोडक्ट से मिलती जुलती वेबसाइट पर दिखाया जा सके और बस यही आइडिया काम कर गया। और फिर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सफलताओं को हासिल किया। दोस्तों, गूगल का हेड ऑफिस अमेरिका के कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में स्थित है। ये शख्स है 72 वर्ष के फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नोल्ट, जो कि इस समय 2020 में 200 बिलियन US की नेटवर्थ के साथ कुछ समय के लिए दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। और आपको हैरानी की बात यहाँ पर ये लगेगी कि वो किसी टेक कंपनी के मालिक नहीं है, बल्कि फैशन ब्रांड के मालिक है। एक शख्स लगभग शराब और कपड़े बेचकर दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। लेकिन ये कपड़े, परफ्यूम, शराब या घड़ियां कोई साधारण ब्रांड की नहीं है, बल्कि आर्नोल्ट आज के समय 70 से भी ज्यादा ब्रांड के मालिक है, जिनमें लुई विटॉन, शेफोरा, बुल्गारी, क्रिस्टियन डियोर और हेंसी जैसे बहुत से पॉपुलर ब्रांड्स शामिल है। और आर्नोल्ट आज के समय LVMH ग्रुप के चेयरमैन और CEO है। और बाय एजुकेशन जो है आर्नोल्ट एक इंजीनियर है। बर्नार्ड अर्नाल्ट ने सबसे पहली बार दुनिया का ध्यान अपनी तरफ तब खींचा था जब मार्च 2019 में उन्होंने वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति के स्थान पर कब्जा जमाया था। इसके बाद 20 जून 2019 को उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा और वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। 2004 में मार्क ने द फेसबुक नाम की एक वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट अभी तक केवल हार्वर्ड में ही फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे ये वेबसाइट दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी पसंद की जाने लगी। द फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यह देखकर मार्क ने डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग कर पाएंगे। और इस तरह मार्क ने बीच में ही अपने कॉलेज को छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा कर पूरी मेहनत के साथ इस वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में द फेसबुक नाम की वेबसाइट का नाम बदलकर केवल फेसबुक रख दिया गया। साल 2007 तक फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बन चुके थे। अब वो समय आ गया था जब फेसबुक पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 2011 तक ये वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपने सच्चे लगन और मेहनत से मार्क जकरबर्ग बन चुके थे इंटरनेट की दुनिया के बादशाह। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। लैरी एक बच्चा था जिसे उसकी मां की बीमारी के कारण उसकी मौसी ने गोद लिया और पाला। बड़े होने के बाद वह शिकागो चला गया, जहां उसने 2 विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ दी। बाद में वह कैलिफोर्निया चला गया और प्रोग्रामिंग में काम करना शुरू किया। थोड़े समय में उन्होंने अपने साझेदारों के साथ अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की, जल्दी ही सफलता हासिल की और एक वैश्विक दिग्गज बन गए। उन्होंने 1977 में बॉब माइनर और एडोट्स के साथ ऑरेकल कॉर्पोरेशन की सह स्थापना की। आज ओरेकल विश्व की सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जिसकी बाजार पूंजीकरण लगभग $494 बिलियन है अक्टूबर 2024 तक। एलिसन अपने शानदार जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। विभिन्न उच्च स्तरीय संपत्तियों, नौकाओं और यहाँ तक कि हवाई में एक निजी द्वीप लनाई द्वीप हवाई के मालिक एलिसन ने 2012 में इस हवाई द्वीप का लगभग 88% भाग लगभग $300 मिलियन में खरीदा। द्वीप में लग्जरी रिसोर्ट, घर और कृषि भूमि शामिल है। कैलिफोर्निया, ये जापानी शैली का मेंशन कैलिफोर्निया के वुडसाइड क्षेत्र में स्थित है और 23 एकड़ से अधिक में फैला हुआ है। इसमें एक कृत्रिम झील, एक चाय घर और अन्य शानदार सुविधाएं शामिल हैं। लैरी एलिसन को दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। सितंबर 2024 तक ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक एलिसन को वैश्विक स्तर पर 5वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में रैंक करता है, जिनकी अनुमानित संपत्ति $182 बिलियन है। फोर्ब्स के अनुसार वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। $206 अरब $600 मिलियन की संपत्ति के साथ उनकी धन संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? लैरी एलिसन की दौलत का मुख्य स्रोत ओरेकल कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा उनकी संपत्ति को तकनीकी निवेशों, रियल एस्टेट के माध्यम से विविधीकृत किया गया है।
विशेष रूप से हवाई में लानाई द्वीप का 98% का मालिकाना, याच, विमानन और खेल टीमों में निवेश। वह विशेषकर नौकायन दौड़ों में रुचि के लिए जाने जाते हैं और ओरेकल टीम यूएसए का समर्थन करते हैं। पूरा पाकिस्तान चलाने का खर्चा $30 बिलियन है, लेकिन इस शख्स के अकेले के पास $150 बिलियन है। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद जेफ बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में जॉब की। वहां से जॉब छोड़कर अपने गैराज में बुक्स बेचने की एक छोटी सी वेबसाइट लॉन्च की, जिसका नाम Amazon.com रख दिया। और देखते ही देखते Amazon ई-कॉमर्स शॉपिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। जेफ बेजोस की दौलत की कुल मालियत $150 बिलियन है, जो लोकल करेंसी में 23,000 अरब रुपयों के बराबर है। वॉशिंगटन डीसी का सबसे बड़ा घर। 2016 में जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन डीसी का सबसे बड़ा घर 540 करोड़ रुपयों में खरीदा। इस आलीशान घर में 25 बाथरूम, 11 बेडरूम्स, 5 लिविंग रूम्स, 3 किचन्स और एक आलीशान बॉल रूम भी है। स्पेस टूरिज्म। Amazon चलाना ही सिर्फ बेजोस का पैशन नहीं है, बेजोस को खलाई जहाजों में भी खासी दिलचस्पी है। बेजोस को स्पेस टूरिज्म में तब से दिलचस्पी है जब वो 5 साल के थे और उन्होंने अपोलो का मून मिशन देखा। अपने शौक को पूरा करने के लिए बेजोस ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम ब्लू ओरिजिन रखा गया, जिसका मकसद एक दिन स्पेस टूरिज्म को आम लोगों की पहुंच में लाना है। G650ER जेट। जेफ बेजोस छुट्टियां मनाने के लिए अपने गल्फ स्ट्रीम G650ER में जाते हैं। इस जहाज की कीमत 1000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। इस जहाज की खास बात यह है कि ये 700 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से उड़ने की काबिलियत रखता है। और बेजोस ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बेजोस ने ट्विटर में 770 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, एयरबीएनबी में 1730 करोड़ रुपयों की और उबर में 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बेजोस ने 2013 में अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट $250 मिलियन यानी 3800 करोड़ रुपए में खरीदा। 2018 में बेजोस ने बेघर लोगों की मदद करने के लिए 310 अरब रुपए अतिया किए। इसके साथ ही साथ बेजोस ने 500 करोड़ रुपए सिर्फ उन बच्चों के लिए अतिया किए जो बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, करीब 1 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की नेटवर्थ थी $340 बिलियन, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 30 लाख करोड़ रुपए। तो लास्ट ईयर 27 अक्टूबर के दिन इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, जो कि 2022 की सबसे बड़ी न्यूज थी। और ट्विटर खरीदने के बाद इन्होंने ट्विटर के सीईओ से लेकर सभी एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर निकाल दिया। इन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। कुछ टाइम पहले इलॉन ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था कि आई लव ट्विटर। तो उसी समय इनके एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि फिर तो आपको ट्विटर खरीद लेना चाहिए। बस फिर क्या था, इलॉन ने ट्विटर की मार्केट वैल्यू जो थी $22 मिलियन थी उस समय, उससे 2 गुना ज्यादा पैसे देकर ट्विटर खरीद लिया। इस समय भी इलॉन के पास इतना पैसा है कि वो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की तरह के हजारों घर बनवा सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक कोई घर नहीं खरीदा। इलॉन मस्क अपनी कमाई की सबसे ज्यादा परसेंटेज अपने बिजनेस में लगा देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इलॉन मस्क की कार कलेक्शन पर। इनके पास एक 1920 की फोर्ड मॉडल टी है, जो अपने समय की सबसे शानदार कार मानी जाती थी। और इसके पास 1966 की जगुआर रोडस्टर ई टाइप कार भी है, BMW Hammond M5 और 1997 की मैक्लारेन F1 भी शामिल थी। अब बात करते हैं इनकी कंपनीज की। कंपनी नंबर 1 स्टारलिंक। दोस्तों, इस समय इलॉन मस्क अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टारलिंक नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी नंबर 2 SpaceX। दोस्तों, ये वही कंपनी है जहां से इलॉन मस्क का पागलपन दुनिया के सामने आया। इस कंपनी को शुरू करने से पहले दुनिया भर के लोग यही सोचते थे कि अंतरिक्ष में भेजने वाले जो रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ सरकारी एजेंसी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इलॉन मस्क अपनी कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जिस चीज के पीछे खर्च कर रहे हैं, उनमें से चौथे नंबर पर आता है टेस्ला। ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर के लिए कार्स तैयार कर रही है। चलिए नजर डालते हैं इलॉन के प्राइवेट जेट्स पर। मस्क के पास 2 गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट्स हैं, जिनके मॉडल हैं G550 और G650 और इन दोनों की टोटल वैल्यू करीब 470 करोड़ रुपए है। चलिए अब आपको इनके परिवार से मिलवाते हैं। आपको बता दें कि इलॉन के 6 बच्चे हैं। इनकी पहली बीवी हस्टन विल्सन से इनके 5 बेटे हैं और एक बेटा इनकी मौजूदा पार्टनर कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ है। तो दोस्तों, ये थी इलॉन मस्क की जीवन की कहानी। आपकी इलॉन मस्क के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं।